एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि उस समय की सरकार के पास दूरदृष्टि तो थी, क्योंकि 2008 में योगी और मोदी की जोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर इतनी लोकप्रिय नहीं थी जितनी आज है। ना 2008 में मोदी जी भाजपा का शिखर नेतृत्व थे, ना योगी जी भाजपा के सबसे चर्चित चेहरों में से थे। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और योगी जी गोरखपुर से सांसद थे। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने ये तो तय कर लिया, ये तो समझ लिया कि आने वाले वक्त में यही चेहरा, यही जोड़ी सबसे ज्यादा चमत्कारिक होगी, इसलिए इसको पहले फंसाओ कहीं। जो बात गवाहों से या साध्वी प्रज्ञा या कर्नल पुरोहित के बयानों से साफ हो रही, उसका लबो लुआब यही है। और वैसे ही फंसाओ जैसे 75 में जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाया था डायनामाइट कांड में। वो डायनामाइट कांड में लपेटे गए जॉर्ज साहब, और इनको लपेटो मालेगांव में। तरीका वही, प्रक्रिया वही, लक्ष्य वही। मेहमानों साहब का परिचय कराएं। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी नाजिम खान साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करेंगे। मुझे बार बार जॉर्ज फर्नांडिस जी याद आ रहे हैं। ये गलती इंदिरा जी करके गई थी। नारा लगता था, जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा। और मुझे याद है कि उस दौर में जॉर्ज के हथकड़ी वाले पोस्टर से ज्यादा चर्चित हिंदुस्तान में कोई पोस्टर नहीं हुआ। और इंदिरा गांधी को वो अपनी उस साजिश के कारण चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा और जॉर्ज फिर जॉर्ज बनकर उभरे। वैसे ही कुछ हो रहा था। दो लोग चुने गए, मोदी और योगी। बोले भाई इनको फंसा दो। अरविंद सिंह जी, इसका मतलब कांग्रेस के पास दूरदृष्टि तो थी। ये तो तारीफ कांग्रेस की होनी चाहिए। जी अमिताभ जी, कांग्रेस के पास दूरदृष्टि बिल्कुल थी। और आपने जो भूमिका में चीजों को रखा है उसके बाद कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। और जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाने की कोशिश की गई, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी ताकतों को फंसाने की कोशिश की गई। अमिताभ जी, आप बताइए, जिस हिंदू संस्कृति का घोष वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, सभी सुखी रहें और धरती पर कहीं भी दुख न रह जाए, जिस हिंदू संस्कृति का घोष वाक्य है। जो हिंदू संस्कृति अनुष्ठान करते समय अपनी मातृभूमि को याद करती है और अनुष्ठान पूरा होने के बाद कहती है इसका फल संपूर्ण ब्रह्मांड को मिले, विश्व का कल्याण हो, उस हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए की गई। आप बताइए अब क्या रह गया है। अभी कुछ सप्ताह पहले तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान था कि हिंदू आतंकवाद जैसे कोई चीज नहीं थी। मेरे को पार्टी लीडरशिप ने जो कहा वो मैंने कह दिया। मैंने क्यों कहा मुझे पता नहीं है। पता इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। क्या गृह मंत्री को पार्टी लीडरशिप बताएगी कि जांच में क्या कहना है, या जांच एजेंसी बताएगी? इसके बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप याद करिए मुस्लिम तुष्टिकरण कैसे सर चढ़ के बोलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान जो उन्होंने बराक ओबामा से कहा था और जिसको उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ओबामा में लिखा है, और उसका खंडन आज तक कांग्रेस के द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा कभी आया नहीं। ये लिखा है कि मनमोहन सिंह ने कहा 26/11 के बाद कि हम पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे भारत के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। इससे बड़ा आपको मुस्लिम तुष्टिकरण देखने को मिलेगा। और अभी कुछ दिन पहले एटीएस का जो अधिकारी है उसका भी बयान आया और गवाह भी कह रहा है कि हमारे ऊपर दबाव था। तो अब तो सब कुछ साफ हो गया है। अब तो मैं कहूंगा कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने भारत की आत्मा हिंदुत्व की को बदनाम करने की कोशिश किया, उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, उससे पूछताछ की जानी चाहिए। 17 बार अरिदल को क्षमा, ऐसी भूल फिर न होगी।
इस नीति पे काम करने की जरूरत है। और ठीक। अच्छा है आज रत्नाकर सिंह जी हैं। जी। एक समय में सोनिया जी की चरण वंदना करते थे और एटीएस और बम ब्लास्ट वालों के पक्ष में बोलते रहे। आज मैं सुनना चाहूंगा कि ये कहेंगे या नहीं कि सोनिया गांधी से इंट्रोगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं ठीक। सुनना चाहूंगा भारतीय ठीक। जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो उपस्थित ठीक। हैं, आज उनका क्या विचार है। ठीक है जी अरविंद भाई। हाजी नाजिम साहब, एक जांच एजेंसी का मुलाजिम जो रिटायर्ड है और संयोग से वो इस्लाम धर्म से हैं, वो एक गवाह और साध्वी प्रज्ञा खुद, जिनको एजेंसियों ने, सरकार ने मुख्य आरोपी माना था, सब कह रहे हैं कि कहा गया कि योगी, मोदी और भागवत इन तीन को नापो, चाहे जैसे नापो, अगर नौकरी करनी है तो इन तीन को फंसाओ मालेगांव में, हमें ये तीनों चाहिए। ऐसे काम हो रहा था नाजिम साहब? नहीं, कि भाई आदमी बता दिए, बोले ये तीनों लाओ। कैसे लाओ? ये तुम्हारा हेडक है, अगर कुर्सी पर रहना तो इनको लाओ। इसीलिए मुझे जॉर्ज फर्नांडीज वाली बात याद आ गई। बोले भाई मोदी, योगी, अच्छा ये भी मैं कांग्रेस को दाद दे रहा हूं। 2008 में जब हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, अरविंद सिंह नहीं समझ पा रहे थे, रत्नाकर जी नहीं समझ पा रहे थे, बाकी कोई नहीं समझ पा रहा था कि 2025 में ऐसी स्थिति बनेगी कि मोदी और योगी भाजपा का सबसे प्रखर चेहरा हो जाएंगे। 8 में तो ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। तब भी कांग्रेस ने समझ लिया कि ना गुरु, इन्हीं को लपेटना है, और पूरी मशीनरी लग गई। नाजिम खान साहब। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज जी। आप तक आ रही है अमिताभ जी? जी बिल्कुल आ रही है, अच्छी से आ रही अमिताभ है जी जी। अभी हाँ अमिताभ जी, अभी आपने कहा कि आपको फर्नांडीज याद आ रहे हैं, तो देखिए आपको फर्नांडीज याद आ रहे हैं 1977 में, लेकिन हाजी नाजिम खान को 2008 के अंदर जो मालेगांव ब्लास्ट में जो 6 मुस्लिम हत्या हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, वो याद आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये केस चला है, तो केस चलने में 17 साल लगी। जांच एजेंसियों ने वो पर्याप्त सबूत न इकट्ठा कर पाए जिसके आधार पे आज 7 आरोपी बरी हो गए। लेकिन जी। वो 6 जो मुसलमान थे जो इनकी मौत हो गई, उनके पीड़ित परिवार हैं, उनके दिलों से जाके पूछिए। और उसी से पहले चंद दिनों पहले एक फैसला भी आया था मुंबई ब्लास्ट ट्रेन वाला भी, वहां पे भी 12 आरोपी थे, मुस्लिम थे, वो भी बाइज्जत बरी हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तुरंत कोर्ट चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब बैलेंस वाली बात है, तो महाराष्ट्र सरकार को जिस केस में गए थे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में, तो फिर उसी आधार पे यहाँ पे भी मालेगांव ब्लास्ट में जाना चाहिए। खैर छोड़िए, ये देखिए तो सरकार का काम है कहाँ किसके लिए खड़ा होना, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और अमिताभ जी, एक चीज हो रहा है कि आजकल बड़ी बात चल रही है कि मैं एक बयान भी सुन रहा था, बयान में हरा रंग का भी जिक्र आ रहा था। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग जो है ना तो किसी धर्म के अंदर आतंकवाद देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है, मानसिक रोगी है, वो हमेशा आतंकवाद के अंदर मजहब जरूर तलाश करते हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि भी देखिए हरा रंग, भाई देखिए हरा रंग को आपने आतंकवाद से जोड़ दिया, जबकि हरा की तो मिसाल क्या है, मेरे भारत की आन बान शान जो हमेशा है, उसके अंदर भी रंग है, उसके साथ साथ जो नेचुरल प्रकृति है उसका भी रंग है। आपने देखा होगा पेड़ पौधों का रंग हरा है, और तो जो भगवान है, भगवानों का कलर भी हरा है, उनको भी पसंद है। और तो और इसके साथ हरी सब्जियां हैं। देखिए किस तरीके से आतंकवाद के लिए हरा रंग चूज किया गया, इस तरीके की धारणा देश के अंदर बनाई जा रही है। अमिताभ जी ये बता दीजिए, क्या भारत के अंदर आतंकवाद को हरे रंग से या ठीक है हाजी नाजिम, हाजी साहब अब रुकना होगा। मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा और बीजेपी के पास चलूंगा। हाजी भाई अभी रुकना होगा। 2 बातें जो नाजिम साहब ने कही, उसमें 2 बातें हैं जिन पर मुझे टिप्पणी करनी। पहली बात तो ये, हर मौत शोक का विषय है। मेरे लिए 3 लोग मालेगांव में मारे गए, कुछ घायल हुए, वो भी दुखद है। और 181 लोग ट्रेन में मार भस्मीभूत कर दिए गए ट्रेन विस्फोट में, वो भी दुखद है। 181 लोग। हम मालेगांव में बताते हैं कि मुसलमान मारे गए, लेकिन 181 में कौन मारे गए, ये कोई अगर ये बोल देंगे अरविंद सिंह या रत्नाकर, तो इनको टोक दोगे, कहोगे भारतीय मारे गए। मालेगांव में मुसलमान मारे गए और ट्रेन में 181, बोले नो
नो नो, पार्लियामेंट को याद करिए, इंडियन इंडियन इंडियन। और मालेगांव कौन मारे गए? मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। ऐसे चलोगे? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे भैया? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? धूल नहीं, आप तो कसम मिर्च झोंक रहे हो आंख में। और दाल में तड़का लगाओ, मिर्च का आंख में लगाओगे। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एजेंसी ने काम ठीक से नहीं किया, एजेंसी को के खिलाफ मुकदमा करो। कोर्ट ने गलत फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सारी बात स्वीकार्य है। लेकिन मालेगांव कांड में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को किसी भी प्रकार एन के न प्रकारेण फंसाओ, ये कौन सी थ्योरी है? ये कौन सी थ्योरी है? जिनने मालेगांव किया उनको ढूंढो, मुकदमा लड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो, इंटरनेशनल कोर्ट तक लड़ो, हम सहमत हैं। लेकिन गोरखपुर के सांसद और गुजरात के मुख्यमंत्री को मालेगांव में लाके नाप दो, ये तो नहीं चलेगा ना मित्र। जांच करो। लेकिन जबरिया फंसा दोगे। वो अधिकारी क्या कह रहा है, रत्नाकर भाई, अरे मुन्ना खान साहब, वो अधिकारी कह रहा है कि हमारे वो महाराष्ट्र के जो बाद में पुलिस प्रमुख हुए, परमवीर महावीर, क्या नाम था, परमवीर, हाँ, उनका वही जिक्र कर रहा है कि उन्होंने हमसे कहा कि किसी भी तरह से इन 3 लोगों को इसमें फंसाओ। हम ये 3 लोगों को चाहते हैं कि इसमें ये लोग फंस जाएं। तो ऐसे तो फिर चीजें नहीं हो सकती। अगर ये तय करके हो जाए कि इस जांच में इन 3 को नापना ही नापना है, इनकी भूमिका हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं। मुन्ना खान साहब, तब तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं अमिताभ जी, ये बात किसने कही? एटीएस के पूर्व अधिकारी। जी हाँ। आप बैकग्राउंड जानते हैं उसका, कौन है वो? नहीं, मैं ये जानता हूँ सही एटीएस तथ्य में पता काम है करता आपको? था। बैकग्राउंड तो आपको पता होगा। मैं बता दे रहा हूँ, बीजेपी का दल्ला है वो। भतीजा उसका बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है। तो जो बीजेपी बैकग्राउंड के उसका पता उस कीजिए। परिवार में कोई चुनाव किसी- लड़ेगा, नहीं, उसकी मैं बात कह सही रहा नहीं हूँ मानी जाएगी। जो तो अभी किसी कह रहा का बीजेपी परिवार के का, पक्ष में बोलेगा। मुन्ना भाई, एक अभी मिनट आपने एक मिनट कहा- रुको, एक मिनट मैं ठंडे जवाब देने से दीजिए। ठंडे से एक मिनट फिर मतलब आप ये नियम बना रहे हो, इसको संविधान में लिख दिया जाए कि जो बीजेपी से किसी के नाते रिश्तेदार चुनाव लड़ लेगा, उसकी बात हमेशा झूठ मानी जाएगी। ये जी, अब मैं जवाब दूं? जी 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 आपने कहा कि एक एटीएस अधिकारी ने बोला, पहली बात जी। उसकी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए उसके बाद। और आपने कहा कि दूरदर्शी है कांग्रेसी और योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश थी। अरे योगी आदित्यनाथ तो 2008 में दूध पी रहे थे। अच्छा, बीजेपी में सीधे एक लाइन से, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। बीजेपी में एक लाइन से शीर्ष नेतृत्व बहुत ही मजबूत थे और है भी। ये अलग बात है कि आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्गदर्शन में डाल दिया गया हो, लेकिन एक लाइन से थे जहां योगी आदित्यनाथ बच्चा था, बच्चा। अगर फंसाना होता तो लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इनको फंसाते, जिनके बच्चे हैं योगी आदित्यनाथ। आज आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हो कि दूरदर्शी है कांग्रेसी। कांग्रेसी कभी दूरदर्शी नहीं, एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, अब तुम नहीं। झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। महाराष्ट्र में सरकार बनते ही प्रज्ञा ठाकुर बड़ी हो गई, कहाँ गए सारे एविडेंस? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या झूठे, जो एजेंसी थी वो झूठी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कार्रवाई करे। झूठा लांछन प्रज्ञा ठाकुर पे क्यों लगाया गया? दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। इनसे पूछिए नक्सली कौन है, खालिस्तानी कौन है, महात्मा गांधी को मारने वाले कौन है, राजीव गांधी को मारने वाले कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन है? कोई मुस्लिम है क्या? बेतुके बयान, बेवजह के बयान। अरे तथ्यहीन बातें न करो, आप तथ्य पे बात करो। 3 लोग मारे गए वो मुस्लिम थे, 180 लोग मारे गए वो मुस्लिम नहीं थे। भाई सभी हमारे देशवासी थे। दर्द जिसे भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू, दिल यहाँ कांपता है अगर सच्चे में देशभक्त है तो। अब किसी को योगी की देशभक्ति करनी हो, मोदी की देशभक्ति करनी हो, अडानी अंबानी की देशभक्ति करने हो,
तो वो दर्द नहीं होगा। ठीक है मुन्ना खान, अभी रुकना होगा, रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। ठीक है मुन्ना खान, अभी रुकना होगा। कांग्रेस ने एक नई घोषणा कर दी है, अब ऐसी घोषणा कांग्रेस पर भी लागू होनी चाहिए कि जिस आदमी के नाते सालू साले ने, सालू ने, समधिन ने कभी कांग्रेस का पर्चा भरा हो कहीं से प्रधानी तक का, उसकी बात झूठ मानी जाएगी। ये भी लिख दो साथ में, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। भाई बीजेपी से उसका भतीजा लड़ा, उसका चाचा लड़ा, इसलिए उसकी बात गलत मानी जाएगी। तो कांग्रेस से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो हरिश्चंद्र हैं, फिर उनकी बात चलेगी। दो नपने तो नहीं चलेंगे, तय कर लो ना। तब तो जरा कितने लोग झूठे साबित हो जाएंगे, कितने लोग सरकार में बड़े पदों पर रहे और उनके रिश्तेदार कांग्रेस में चुनाव लड़ते रहे, राजनीति करते रहे। कोई नई बात है क्या चुनाव ऐसा करना? दूसरी बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ बच्चे थे। अगर उस वक्त 3 बार का सांसद आपके लिए बच्चा है तो फिर आप तो बहुत बड़े बूढ़े हो गए, फिर आप तो बहुत ही बड़े बूढ़े हो गए भाई। आप तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। अगर 3 बार का सांसद उस वक्त भी आपके लिए बच्चा है तो फिर तो भाई प्रणाम ही हो सकता है, और क्या होगा। और मुन्ना भाई ने कहा कि हमारे लिए सब भारतीय हैं, नहीं। अभी हाजी नाजिम ने कहा कि मालेगांव में इतने मुसलमान मारे गए और पहलगांव में हिंदू मारे गए। ये अगर अरविंद सिंह बोल दे तो अरविंद सिंह की गर्दन पकड़ लो। बोले संप्रदाय को केवल ये बोल सकते हो कि भारतीय मारे गए, और मालेगांव में बोले केवल ये बोलो मुसलमान मारे गए। ऐसा कहां से लाते हो कलेजा यार? नहीं, ऐसा कलेजा कहां से लाते हो? बड़ा मुश्किल है ऐसा कलेजा रखना और लगातार रखना। रत्नाकर सिंह जी, केवल उस अधिकारी का मसला नहीं जो रिटायर हो गया आईटीएस से, गवाहों का मसला है जिनको एजेंसियों ने आरोपी बनाया था, जो कोर्ट से बरी हुए। उन पूर्व आरोपियों का कथन है जो बरी हो चुके, प्रज्ञा हो चाहे कर्नल पुरोहित हो। अब मेरा प्रश्न ये कि 3 बयान आए, पूर्व अधिकारी, गवाह और प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित। जिन अधिकारियों ने एजेंसीज के पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा कुकृत्य करने की कोशिश की कि गोरखपुर से योगी को और अहमदाबाद से मोदी को लाके इसमें इम्प्लीकेट करो, चाहे जैसे भी हो, उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन अधिकारियों को न्याय के अधीन लाया जाना चाहिए, न्याय की प्रक्रिया के, और उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, जेल भेजे जाए। वक्तव्यों के लिए हम बहस लेके नहीं आए कि इनने 4 कही आपने 8 कह दी। ना 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 ना, कंठ से युद्ध नहीं चाहिए। ये बरामदाम खड़े होकर चिल्ला रहे, आप छत पे चिल्ला रहे, ना, आप सरकार में है। ये फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कौन सी एजेंसियां थी, उनमें कौन से लोग थे जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि जिन लोगों का लेना देना नहीं उनको भी इसमें फंसाओ। इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? रत्नाकर सिंह अमिताभ जी, देखिए आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है, तो मुझे बहुत स्पष्ट जो है आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। नहीं, मेरा तो बड़ा सरल प्रश्न है। जिन लोगों ने, 1 मिनट फिर दोहरा दूं, जिन लोगों ने मोदी, योगी, भागवत को इसमें फंसाने की कोशिश की या उसके लिए दबाव डाला, वो सरकारी अधिकारी कौन थे और उन सरकारी अधिकारियों को किन नेताओं ने कहा था ऐसा करने के लिए? इसकी जांच, और जांच के बाद देश के सामने रिपोर्ट आएगी कि नहीं? जी 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 अमिताभ जी, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से ये जो भी गवाह सामने आए हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, एक तो मिलिंद जोशी जी हैं जिन्होंने खुलकर सामने आकर कहा कि किस तरह से आला अधिकारी जो है इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि योगी जी का नाम लिया जाए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए। और दूसरा, पूर्व एटीएस अधिकारी जो हैं वो महमूद मुजावर, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से संघ प्रमुख को, जब नए नए संघ प्रमुख बने थे, उनको जो है झूठे केस में फंसा करके उनको अरेस्ट वारंट तक जो है देने की बात कही जा रही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बयान आया है, वो बयान जो एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आला कमान का दबाव था। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आला कमान का दबाव आखिर में क्यों था।
और ये सारे स्टेटमेंट्स गवाह और अधिकारी जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ करके और एक हिंदुत्व को बदनाम करने की एक साजिश, एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक हिंदुत्व को बदनाम करने की एक साजिश रची थी। अगर ये अभी हाजिम नाजिम जी कह रहे थे कि पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई सरकार, इसलिए जो है वो फैसला नहीं आ पाया, मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार सबूत थे क्या? आप बताइए ना। जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया साध्वी प्रज्ञा के ऊपर और कर्नल पुरोहित के ऊपर, कर्नल पुरोहित जो सेना के अधिकारी थे और मेडलिस्ट थे, और साध्वी प्रज्ञा जो साध्वी थी उनके ऊपर बम, उनके मोटरसाइकिल में बम रखने का आरोप लगाया था, और कर्नल पुरोहित के घर में आरडीएक्स रखने का जो आरोप लगाया था। मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिर आपने ये घटना सितंबर 2008 में घटी और 2014 तक आपकी सरकार थी। 6 साल के दौरान आपने चार्जशीट फाइल तक नहीं कर पाई, आप नाकाम रहे उसमें। क्यों? क्योंकि आपने एक साजिश रची थी और उस साजिश में जो आरोपी आपने बनाए थे वो आरोप का साक्ष्य कहीं पे भी आप एकत्रित नहीं कर पाए। और जो मेन कल्प्रिट था, मैं आपके ही चैनल पे सुन रहा था अमिताभ जी, सुरेंद्र राजपूत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, कह रहे थे कि वो सब भूत वहां पे ब्लास्ट करके चले गए क्या, ये उनका स्टेटमेंट था। मैं ये कहना चाहूंगा कि तभी जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जब मालेगांव ब्लास्ट जब हुआ था उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई थी, हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, उन आतंकवादियों को कांग्रेस पार्टी ने क्यों छोड़ा? जो मुख्य कल्प्रिट थे उसको कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर छुड़वाया, क्योंकि इनको भगवा आतंक जो है स्टेब्लिश करना था। मैं आज कहूंगा, अभी अरविंद सिंह जी कह रहे थे सोनिया गांधी के बारे में मेरा क्या राय है, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में संसद चल रहा है और सदन में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को 120 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए कि उनके धर्म को, उनके हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ये घिनौनी साजिश रची गई। और इस साजिश का परिणाम ये हुआ कि कुछ निरीह लोग, कुछ हिंदुत्व के अलग को जगाए रखने वाले लोगों को जेल की सजा जो है गुजारनी पड़ी। देखिए ये कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से, आपको याद होगा समझौता एक्सप्रेस में भी एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम था सफदर नागौरी की गिरफ्तारी हुई थी समझौता एक्सप्रेस में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको रिलीज कराया और असीमानंद जी के ऊपर आरोप लगाया। तो ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे पूरे देश में हिंदुत्व। मुन्ना खान साहब, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को पार्लियामेंट में माफी मांगनी चाहिए हिंदुओं से। देखिए, माफी मांगने का इतिहास रत्नाकर जी का रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी है। सवाल ये है जो आरोपी उस टाइम के थे, जिस पे आरोप लगा उसे अधिकारी ने पकड़ा, उसे अधिकारी ने पकड़ा और अधिकारी को दंड देने का काम आया। हाँ, ये सही बात है कि आपकी सरकार आई, आपने उसे छोड़ दिया, ये अलग बात है। लेकिन जो अपराधी है वो अपराधी है, उसमें हिंदू और मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे उसको किसकी सरकार ने छोड़ा, ये बता दीजिए उस समय। आतंकी छोड़ने का इतिहास आपका रहा है, को छोड़ करके कंधार आतंकी छोड़ने उनको गिरफ्तार करने का आतंकवादी छोड़ने के लिए कंधार आप ये जो मुन्ना खान कह रहे हैं, मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी नहीं छोड़ा। बता दीजिए, आप रहनुमा बने हुए हैं, आप बता दीजिए राहुल गांधी ने विकीलीक्स खुलासे में ये कहा कि नहीं कहा अमेरिकी राजदूत से कभी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा, आतंकवादी को सजा देने का काम किया। आपका इतिहास गवाह है, आपने आतंकवादी को छोड़ा है, आपने हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके छोड़ा है, राजनीति करना चाहते थे, यही तो आपकी मंशा थी। आपने छोड़ा है, छोड़ा है, ये आपका इतिहास गवाह है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो मुसलमानों का वोट हासिल कर रही थी, चाहे वो लालू थे, चाहे मुलायम थे, चाहे पश्चिम बंगाल था, चाहे तमिलनाडु था। 2009 में इनको मुसलमानों का वोट चाहिए था, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र करके
हिंदुत्व को बदनाम करके, हिंदुओं को बदनाम करके ये वोट की राजनीति करना चाहते थे, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। और जनता ने सबक सिखाया। जनता जानती है कि किस तरह से घिनौना अपराध आप लोगों ने किया है। बाइक को, उसके बाइक पे बारूद लादने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा? ब्लास्ट करने का राहुल गांधी सैफरन टेररिज्म इज मोर डेडली देन लश्कर ए तैयबा। राहुल गांधी ने कहा ना, चिदम्बरम ने 25 अगस्त 2010 एक मिनट रत्नाकर भाई आपको रोको। मुन्ना खान साहब एक बार रुकिए। रत्नाकर भाई आप भी रुकिए, आप भी। मुन्ना भाई एक बार रुकिए। मुन्ना भाई, लेकिन एक बात तो है ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो भाजपा नहीं है क्या? वो तो अदालत है और सबसे बड़ी अदालत। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा चाइना वाले मसले पर? मतलब इससे ज्यादा और फिर क्या कहे कोर्ट का? इससे ज्यादा और क्या कह सकता? उसने कहा कोई देशभक्त व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता, कहा ना। और उसने कहा कि सबूत क्या है आपके पास? दस्तावेज है तो दिखाओ। आप कैसे बोल सकते हो? ये आपने सुना होगा ना। ये बात किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा आपके सबसे बड़े नेता के लिए। मुन्ना खान साहब, इससे तो नहीं भाग सकते ना। मैं अमिताभ जी जवाब तो दे दूं। मैंने पहले भी कहा था, कातिल भी आप है, मुंशिफ भी आप है। ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हो? भी तुम्हारा, तुम झूठ सच लिख दो अखबार। कोर्ट को भी एक लपेटे में ले लेते। आप बात कर रहे हो। अच्छा, आप कोर्ट को झूठा बता रहे हो? आप बात कर रहे हो, आप अपने शब्द हमारे मुंह में डाल रहे हो। आप हमारी बात तो सुने जनाब। जी जनाब, मैं ये कह रहा हूँ, जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हो, उसी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज इतिहास में पहली बार बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कि भैया ये सरकार और सरकार में बैठे शाह और सहनशाह हमें फैसले लेने नहीं दे रहा। मुन्ना भाई, हम कह रहे 15 जज आए हो, 5 नहीं, हमने 3 का गुणा कर दिया। लेकिन आज जो बोला है वो तो बोला है ना कांग्रेस पार्टी ने कहा। ये कांग्रेस, अरे भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राहुल गांधी के लिए, वो तो बोला है ना। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जज ने कहा, और जज लोया की हत्या किस संदिग्ध अवस्था में हुई सभी को पता है। मैं आपसे, अरे आप दुनिया के इतिहास बता रहे हो मुन्ना भाई। इतिहास नहीं बता रहा दुनिया की। अरे महाराज, मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देशभक्त, एक मिनट रुकिए, कि कोई देशभक्त व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कर सकता। एलओपी के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अतीत में 15 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 500 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोया का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो सब छोड़ दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, इस पर तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं कह तो रहा हूं अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। वो सर्वोच्च न्यायालय है और हम सभी के दिल में बसते हैं। लेकिन ये दिल में दर्द देने का काम कर कौन रहा है? दिल में दर्द था तभी तो 5 लोग बाहर आकर के। ठीक, मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल में दर्द देने का काम कर रहा है। अरविंद सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी बात कह दी। और दूसरी बात, मुन्ना खान साहब ने एक शेर पढ़ दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम, अखबार भी तुम, फलाना भी तुम, सब तुम ही तुम हो, फैसला कर दो। अब ये जजेस जाने कि इस शेर का अर्थ क्या है, मैं तो इतना समझदार नहीं। अरविंद जी, लेकिन बात बहुत बड़ी कही है देश की एपेक्स कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसने जो एक पंच लाइन दी है कि कोई देशभक्त ऐसा आरोप नहीं। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। जी, और खासतौर पर मसला जब एलओपी का हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। अरविंद सिंह, देखिए, मेरा तो मानना है कि बोलने के पहले सोचना चाहिए और सोचकर बोलना चाहिए। या तो राहुल गांधी जी के पास सोच की कमी है, अकल की कमी है, या तो बहुत षड्यंत्र के तहत चीजों को करते हैं। एक बार कहते हैं और बाद में उसको माफी मांगते हैं। 2 बार तो उन्होंने 2019 में राफेल वाले मामले में मांगा, जब उन्होंने नारा लगाया था कि चौकीदार चोर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 बार। और बाकी जगह भी जो केसेस चल रहे हैं उसमें इनका कहना ये होता है कि मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था। तो जब मंतव्य नहीं था तो फिर वही बात क्यों नहीं कहते हो जो आपका मंतव्य था? देखिए, आपके डिबेट में नाजिम भाई एक बात कर रहे थे कि जो लोग मरे हैं उनका क्या होगा। ठीक बात है, जो भी मरे हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इस बात से भारतवर्ष का कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हाजिम भाई जानते हैं क्यों नहीं इंसाफ मिला? इसलिए नहीं मिला कि चोरी कोई श्याम करे
और पुलिस को कह दिया जाए कि श्याम को छोड़ के बाकी 10 लोगों को पकड़ लेना है। ये चीज हुई है और ये क्लियर कट आ रहा है, जो गवाह है, जो जांच अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात, तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, यहाँ पे मुन्ना खान जी बैठे हैं। जब आपके पार्टी का तत्कालीन गृह मंत्री ही कह रहा है कि पार्टी नेतृत्व के कहने पे मैंने कह दिया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कुछ बचता है। मुंह छुपाने के लिए भारतवर्ष में कांग्रेस नेताओं के पास कोई जगह नहीं है। एक ही रास्ता है कि पब्लिक के सामने आकर उनको कहना चाहिए कि हमारा अपराध है, हमसे गलती हुई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाजिम नाजिम भाई बोल रहे थे कि इसका रंग हरा है, उसका रंग हरा है, उसका रंग हरा है। देखिए नाजिम भाई, हम आप दोनों भारतवर्ष में रहते हैं, अलग अलग उपासना पद्धति है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही प्रश्न एक बार पटेल से पूछा गया था कलकत्ते में। मुसलमानों ने पूछा हम पे विश्वास नहीं है क्या, तो पटेल ने कहा कि ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से पूछिए। सारे मुसलमान में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बड़े मन से स्वीकारना होगा कि आपके समाज में कट्टरपंथी तत्व है। हम दोनों भाइयों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत माता जब आजाद हो रही थी तो इस देश के किस वर्ग ने कहा कि हमको मजहब के नाम पे राज चाहिए? और जब वोटिंग हुई तो अधिकांश मुसलमानों ने, ये बात सही है या गलत है, पाकिस्तान के फेवर में वोट किया। आप देशभक्त मुसलमान है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जो कट्टरपंथी तत्व है, जो विभाजनकारी तत्व है, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। और हमारे समाज में भी सुशील कुमार शिंदे और सोनिया जी और राहुल जी जैसे तोड़ने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी मैं दिन रात आवाज मैं हाजी नाजिम के पास चलूं। भारत के पक्ष में जब हम आवाज बुलंद करेंगे तो अरविंद सिंह ने जो बात कही, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक उदाहरण बताया। मैं एक उदाहरण और जोड़ देता हूं जिसकी चर्चा बहुत कम हुई इतिहास में। 90% तो लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा भी कभी हुआ था। 1935 में, यानी आज़ादी से कुछ वर्ष पहले, पटेल बड़े नेता तो थे ही। अहमदाबाद में वो निकाल रहे थे एक रोड शो, जुलूस। एक मस्जिद के सामने जुलूस निकला तो वहां से 50 लोग निकले, 50-60-100 लोग, तलवार अलवार लिए, क्या, और पटेल पर हमला कर दिया। पटेल को बचाने में 4 लोगों की जान गई। क्यों हमला कर रहे थे पटेल पर? क्या समस्या है? बाद में 51 लोगों को अदालत ने सजा सुनाई। 51 लोगों को। आपका तो इतिहास को घोल के पी जाए, ये संभव नहीं। हाजी भाई, मेरा आपसे प्रश्न सिर्फ इतना सा, फिर आगे चलूंगा कि 8 का मामला 14 तक 24 कैरेट की सरकार रही कांग्रेस की, कोई दिक्कत नहीं रही। दिल्ली में चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई मालेगांव पर? हाजी नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने 2008 की बात करी, तो मैं तो देखिए दोनों यहाँ तत्कालीन सरकार के भी नुमाइंदे मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के भी। तो देखिए मैं तो दोनों से ही सवाल करता हूँ। मैं देखिए ये बताइए, 2008 के अंदर जिस तरीके के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर इंसानियत का भी कत्ल हुआ, यहाँ मुस्लिम, जो मैंने कहा ना, जो क्योंकि मुस्लिम एरिया में मैं पूछ रहा हूँ 6 साल तक उस सो कॉल्ड सेकुलर सरकार के टाइम में चार्जशीट क्यों नहीं दायर हुई? हाँ, सुन तो लीजिए अमिताभ जी, मैं तो वही बात कर रहा हूँ। देखिए 2008 से 2014 के बीच में 6 साल का आपने बताया, तो मैं तो तत्कालीन सरकार से भी वही सवाल कर रहा हूँ। और जो मौजूदा सरकार है, यानी 2014 से 2025, तो ये मान के चलिए ना 11 साल इस सरकार को भी मिला। तो इन्होंने तो प्रज्ञा ठाकुर जी को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन जो वहां पर जिनकी हत्या हुई है, उन पीड़ित परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 17 साल बहुत होती है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आतंकवाद की एक बात सुन लीजिए, पहलगाम का जिक्र आया था ना, तो उसी पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहलगांव में जो घटना घटी थी अमिताभ जी, हम लोगों को बड़ा दुख था, क्योंकि हमारे अपने भाइयों की यहाँ पे हत्या हुई थी। और देखिए तो मारने वाले जो थे इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन इंसानियत को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे अमिताभ जी। तो वहां पे इंसानियत को बचाने का काम मुसलमान ने किया। तो यहाँ पर जो मालेगांव ब्लास्ट के अंदर जो 6 मुसलमान जो इंसानियत का कत्ल हुआ, तो इनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? तत्कालीन सरकार या मौजूदा सरकार? तो
तो मेरा सवाल यही है। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा एक हवाई जहाज के अंदर दाढ़ी टोपी वाले को देखकर किस तरीके से मारपीट हो जाती है, और यहाँ पर यह कहा जाता है कि देखिए आतंकवाद का मजहब होता है, कि कोर्ट ने तो कहा कि ना तो आतंकवाद का कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। तो अमिताभ जी, क्या आतंकवाद को मजहब के नाम पर रखकर क्या मुसलमानों के साथ इस तरीके की घटना घटती जाएंगी? ठीक है हाजी नाजिम साहब, अभी रुकना होगा, हाजी भाई रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब को अब रुकना होगा। हाजी नाजिम साहब की पीड़ा ठीक है, लेकिन दोनों नथनों से हवा आनी जानी चाहिए क्या, नहीं तो शरीर नहीं चलता। आयुर्वेद कहता है मर जाएंगे। एक नथुना बंद कर ले तो इधर से चालू रख दो, ये काम ठीक नहीं। बात पूरी करो ना। पहले ये बोलना चाहिए था हाजी नाजिम को कि चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, सुशील शिंदे, इन सबकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लिखत पढ़त में माइक पर मंच पर माला पहनने के बाद बोला कि भगवा आतंकवाद है, सेफ्रन टेररिज्म। वो रंग नहीं था, वो कंचा था, कबड्डी थी। आपका कंठ सूख गया, एक बोतल पानी पीने के बाद भी आप नहीं बोल पाए ये बात कि शिंदे को सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए, चिदंबरम साहब को सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए। उन्होंने इस महान देश के बहुसंख्यक आबादी को आतंकवादी बता दिया। आप नहीं बोले, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपको हरे रंग पर आपत्ति है, हमें भी आपत्ति है आपके साथ, लेकिन मुश्किल यह है आपको इस बात की आपत्ति नहीं कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद। इस बात पे आप नहीं बोलोगे क्योंकि उधर भी रिश्ता रखना है, सेटिंग गेटिंग। ऐसा ना करो महाराज, खुली बात करो। हम नहीं कह रहे कि हरा रंग आतंकवाद करेंगे, हमने नहीं कहा, लेकिन हम ये भी मंजूर नहीं करेंगे कि कोई माइका लाल ये कहे कि भगवा आतंकवाद है, ये भी मंजूर नहीं करेंगे। आप में हम में यही अंतर है हाजी भाई, बाकी बात बराबर है। और जिस दिन आप भी ऐसे हो जाओगे उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो भांगड़ा करो। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे। ना 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 ना, जब मंच था तब आप नहीं बोले, अब क्या बोल रहे? अब रुक जाओ। अब इसीलिए मैंने कहा आपको यह कहना चाहिए था कि चिदंबरम, शिंदे, दिग्विजय, ये लोग इन्होंने भारत की आत्मा के साथ पाप किया है, बोलना चाहिए था। जिन्होंने कहा सनातन टेररिज्म, भगवा टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म। और इस्लामिक टेररिज्म पर आपको पहले अमेरिका से दो हाथ करना चाहिए। सबसे पहले लिखा पढ़त में अमेरिका ने शुरू किया, क्या तुरंत अमेरिका की फ्लाइट पकड़ो, वहां जाके आंदोलन करो। एक ये भी समझना है। मुन्ना खान साहब, 8 साल 6 साल आपकी सरकार रही, 8 से 14 आपकी सरकार मालेगांव ब्लास्ट को लेकर कितना गंभीर थी, इससे पता लगता है कि वो चार्जशीट नहीं फाइल करा पाई। नहीं, छोटा मामला नहीं था, अगर उसको गंभीरता से लेना होता तो चार्जशीट फाइल हो जाती। मुन्ना भाई, देखिए कहीं ना कहीं रुकावटें थी। जिस तरीके से हेमंत करकरे को गोली लगी और उस गोली लगने पे कई सवाल खड़े हुए, तो केस थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ था। लेकिन ये नहीं है कि पारदर्शी तौर पे आप कह दें कि कांग्रेस पार्टी ने फंसाने का काम किया। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल समझदारी की बात है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने फंसाने की कोशिश की, मुन्ना खान, लेकिन अभी भी तो आपके तत्कालीन गृह मंत्री बोल चुके हैं। अरे कोई बात नहीं, तरीपार भी बहुत बोले अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ तथ्यों के साथ बात करिए ना, तथ्यों के साथ बात करिए, जो फैक्ट है उसकी बात करिए। ये बहुत बड़ा डिबेट है। मैं तरीपार के भी आपके किस्से सुना दूंगा, आप शांत रहिए। मैं कह रहा हूँ सारे अधिकारी एटीएस के मौजूद हैं, आपकी सरकार है और शाह और शहंशाह की सरकार है, जिसे पूरा विश्व थर थर कांपता है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को देखते ही वॉशरूम चले जाते हैं। तो आप उस अधिकारी को बुला के कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो अधिकारी आके सामने क्यों नहीं बयान दे रहा है? देश के गृह मंत्री उस टाइम के और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप योगी जी को फंसाओ, अमिताभ अग्निहोत्री जी को फंसाओ, मोहन भागवत को फंसाओ, मोदी जी को फंसाओ। ये सरकार को क्यों शर्म आ रही है? देश को बताना चाहिए। तो बयान आ चुका है,
ये वैलिड सवाल है मुन्ना भाई। इस सवाल पे मैं आपके साथ हूं, इस सवाल पर मैं मुन्ना खान साहब के साथ हूं। ये उचित सवाल है, प्रामाणिक सवाल है। इस सवाल का संतोषजनक उत्तर शासन से आना ही चाहिए, मैं इस बात के साथ हूं। रत्नाकर जी, वही प्रश्न आपसे जो मुन्ना खान ने खड़ा किया, वही प्रश्न मेरा भी है, जनता का भी है। जिन लोगों ने ये प्रपंच रचा, वो भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट के पीछे बचना नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट देश के प्रति जवाबदार है, इसको ये बताना चाहिए कि वो लोग कौन हैं, उनके चेहरे सामने लाइए जिन्होंने, चाहे मोहन राव भागवत हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों को कहा इनका लेना देना हो या नहीं हो, हम चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है, ऊपर वाले चाहते हैं, कहा गया। टॉप से ऐसा मैसेज है। वो टॉप कौन था? गोल गोल नहीं करने देंगे रत्नाकर बाबू सरकार को। दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए जनता के सामने। रत्नाकर सिंह, देखिए अमिताभ जी, जहां तक बात है कि कौन लोग थे, तो ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो वक्तव्य आए हैं, चाहे तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी रहो, उन्होंने भी कहा कि आला कमान मतलब आप समझते हैं प्रथम परिवार कांग्रेस के लिए गांधी परिवार, वही आला कमान होता है। तो देश की जनता के सामने तो ये खुलासा हो ही गया है कि हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति षड्यंत्र कौन कर रहा था, ये खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं। रही बात जो अधिकारियों की, तो कुछ अधिकारियों ने, एटीएस के अधिकारी ने ये साफ तौर से नाम लिया है परमवीर सिंह का, तो निश्चित रूप से अगर इसमें कोई गुंजाइश रहेगी तो आगे जांच जो है की जाएगी। इसमें मैं भी आपके साथ हूं इसमें, कि अगर इस तरह का कोई एटीएस का अधिकारी अगर इस तरह का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ, चाहे वो भले रिटायर हो गया हो, जांच जरूर होनी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं भी ये मांग करता हूं, मैं भी शासन से मांग करूंगा कि जरूर जांच होनी चाहिए, कि आगे भविष्य में कोई भी अधिकारी जो है वो सत्ता पक्ष का फेवर करके और उनके राजनीतिक प्रोपेगेंडे में ना फंसे, सच और जीत का खेल की लड़ाई लड़े वहां पे, जो उसका कर्तव्य है। दूसरे बात पे आऊंगा मैं। अभी हमारे हाजीना नाजिम जी कह रहे थे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ये अभी कह रहे थे, और ये फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भी कुछ दिग्गज नेता आए और बोले कि, अभी बोल रहे थे कि नहीं आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी ने किस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मालेगांव को भगवा आतंक क्यों कहा? भाई, राहुल गांधी ने जो विकिलीक्स का खुलासा हुआ है, उस खुलासे में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से ये क्यों कहा कि सैफरान टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन लश्कर ए तोयबा? ये जवाब चाहिए आज मुझे कांग्रेस के नेता से, और कांग्रेस के नेता से ये भी जवाब चाहिए जो ये कह रहे थे कि आतंक का धर्म नहीं होता। तो पहलगाम में धर्म पूछ कर मारने वाले अगर वहां पे मुसलमान थे तो इनको इस्लामिक आतंकवाद का भी नाम लेना चाहिए। ये भगवा आतंक का तो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नाम ले रहे हैं, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद कहिए, पहलगाम में इस्लामिक आतंकवाद का ठीक है रत्नाकर भाई, मां बहनें हुई हैं, उनका सिंदूर उजड़ गया है, कहिए, क्यों नहीं कहेंगे भाई? और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के चरित्र के बारे में। अमिताभ जी, कांग्रेस का चरित्र देखिए कैसा है। इनके लिए जाकिर हुसैन शांति दूत हैं, इनके लिए हाफिज सईद जो है वो साहेब है, कांग्रेस का बयान उठाकर देख लीजिए। लेकिन इनके लिए साध्वी जो एक सनातन धर्म से जुड़ी है, जो धार्मिक कार्यों में संलग्न है, उनके लिए साध्वी आतंकवादी हैं, और उनके लिए कर्नल जिन्होंने देश की सेवा की वो आतंकवादी है। तो ये चरित्र जो है, ठीक है रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, समय कम है। सर मुन्ना खान साहब 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड में उत्तर दे दीजिए, फिर मैं बाइंड अप करूं जी। अभी हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र देखिए, हाफिज सईद को साहब कहते हैं। अरे हाफिज सईद आपके चचा थे जिसको छोड़ने आप कंधार गए थे, आपको तो शर्म आनी चाहिए उसका नाम लेते हुए, जो आज तक हमारे देश में हमले कर रहे हैं, उसको छोड़ने की जिम्मेदारी उसकी। ठीक है रत्नाकर जी, आपने अपनी बात कह दी, ठीक है, आपने अच्छी से बात कह दी, बिल्कुल अच्छी से बात कह दी। अब रुकना होगा, कोई मरे कहीं मरे, आतंक की हर गतिविधि निंदा की परिधि के भीतर होनी चाहिए। लेकिन देश के बड़े लोग जिसके पास देश चलाने का जिम्मा रहा है एक वक्त में,
वो लोग मंच पर सार्वजनिक तौर से ये बात कहें। सिंधी गृह मंत्री रहे, आज नाजिम भाई कह रहे कि धर्म के आतंक का कोई धर्म नहीं होता। सिंधी तो कह रहे थे कि भाजपा और आरएसएस के कार्यक्रमों में आतंकी कैंप चलते, ट्रेनिंग दी जाती। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश चलाएंगे? अब गोल गोल जलेबी बनाएंगे। चिदम्बरम गृह मंत्री, केसरिया आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, ये क्या है? हाफिज सईद छोड़ दो, ओसामा बिन लादेन जी भी तो जी हुआ था। ओसामा बिन लादेन को भी तो जी बताया गया था, बताया गया था ना। इससे मन की इच्छा पता लगती है कि मन से जुड़ गए हैं, बिना जी के नहीं हो रहा संबोधन। जिन लोगों की हम बड़ी इज्जत करते हैं, हम पीछे भी उनके नाम के आगे जी के अलावा नहीं बोल पाते। क्योंकि हमारे अंदर मन, अंतर मन में उनके लिए इज्जत है। किसी का दर्द फूटा था जब अमेरिका ने लादेन को ठोक दिया था। वो भी बड़े नेता थे भारत के, नाजिम साहब को भी पता है। उन्होंने क्या कहा था? लादेन जी, जिनको अमेरिका लाद ले गया उनको बता रहे जी। चलो ठीक है, 6 साल कांग्रेस की सरकार रही, मालेगांव में चार्जशीट छोड़िए, 6 साल में तो न्याय हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या आप इसलिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने कहा फिर चूल्हे में जाए चार्जशीट? छोड़ो यार, या तो उन 3 लोगों को ले आओ तो हम रुचि लें, और नहीं ला सकते तो फिर छोड़ो। क्या ऐसा खेल खेल रहे थे? और मैं भाजपा की सरकार से भी कहूंगा, देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी और केंद्र की भी, ये विषय ये नहीं कि शिंदे ने जो कहा, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, चिदम्बरम साहब ने जो कहा वो पब्लिक डोमेन में है, बताने की इससे ना 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 इससे कुछ नहीं होता। उनने जो कहा वो राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन वो अधिकारी कौन थे जो सरकार से पैसा पा रहे थे तनख्वाह का, हमारे टैक्स से, और इस बात के लिए डंडा बजा रहे थे कर्नल पर और साध्वी पर कि इन लोगों का नाम लो। ये सरकारी अधिकारी जांच को भटकाने का प्रयास करे और लगातार करे, ये अपराध है। इस अपराध का दंड मिलना चाहिए, चेहरे सामने आने चाहिए। ये गोल गोल से नहीं चलेगा कि नहीं नहीं देश को तो पता ही ना। ना, हमें बताओ कौन लोग थे जिन्होंने साध्वी को शारीरिक यातना दी? साध्वी जो कह रही हैं, एक आयोग गठित होना चाहिए मालेगांव पर, अरविंद जी, उसमें साध्वी से लेके कर्नल को से लेके गवाह से लेके और एटीएस वाले उन सेवानिवृत्त कर्मचारी को सबको समन करिए, आमने सामने बैठालिए। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो ये फिर दोबारा जेल जाएं जो छूट गए, और अगर इनकी बात सच्ची है तो 5, 7, 8, 10, 15 कुछ अधिकारी तो जेल जाएं। और अगर एक भी जेल नहीं गया तो मैं समझूंगा घोर माठा कर दिया आपने भी, रत्नाकर जी। क्या आपने भी घोर माठा कर दिया? बोले गाल बजाने कार्यक्रम रखो, ज्यादा डिटेल में न जाओ, ये मंजूर नहीं। एक बार नजीर सेट हो जानी चाहिए। आने वाले 50 वर्षों तक अधिकारी गड़बड़ करने से डरेंगे। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? रिटायर हो गए, देश से तो नहीं भाग गए। जो ऊपर नहीं गए उन सबको खींच कर लाइए, परमवीर हो चाहे रामवीर हो, सबको पकड़ के लाइए। ये कितना जघन्य पाप है कि अपराध उनके सिर डालने की कोशिश की जाए जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं। साध्वी से कहा गया कि तुम तो वहां कुछ दिन गुजरात रही हो, उन्होंने कहा तो बोले मोदी का नाम ले दो, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है, बाकी सब सूत्र हम जोड़ देंगे। इस ढंग से जांच हो रही थी। साध्वी कुछ समय गुजरात रही थी तो कहा गया आप तो मोदी को लपेट लो, ऐसे जांच करेंगे। कोई रंग आतंकवाद का नहीं होता नाजिम साहब, सही बात है, लेकिन यह भी क्षमा नहीं हो, इसके लिए भी क्षमा नहीं मिल सकती कि केसरिया आतंकवाद है।
सब्जी हरी होती है, अच्छी बात है, उसका भी सम्मान है। सब सब्जी खा ही रहे हैं हरी, लेकिन केसरिया भारत की आत्मा में बैठा हुआ रंग है, वो आत्म बलिदान का रंग है, वो सूर्य की आभा का रंग है। चाहे यहां उगे और चाहे अमेरिका में उगे, सूर्य उगेगा तो उसी रंग में उगेगा जिसको हम भगवा कहते हैं, जिसको हम केसरिया कहते हैं। उसको आतंकवाद का प्रतीक बता के कोई चला जाएगा? ये संभव नहीं, ये अस्वीकार्य है, स्वीकार्य होना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।